अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ राना अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योरसेल्फ। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को देखना है और उसके कंपोनेंट्स को। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मेनली हम छोटा सा डिफ़ाइन करेंगे, उसको देखेंगे क्या होता है। दैन उसके बाद जो हमने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है वो उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली होता क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स, ज़्यादातर अमूमी तौर पर क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल्स जो कंपाउंड बनाती है उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। अब उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट होते हैं। कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, अब उसके अंदर वैसे भी कंपाउंड जो होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, उसके अंदर दो ही चीज़ें मौजूद होती है, एक पॉजिटिव आयन मौजूद होगा और एक नेगेटिव आयन मौजूद होगा। पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं, केटाइन, और नेगेटिव आयन को एनाइन कहते हैं। ठीक है जी। और अब इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसके अंदर भी दो ही चीज़ें मौजूद है, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को केटाइन और नेगेटिव आयन को एनाइन ही कहेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर चेंजिंग क्या आई है कि ये जो आयनिक कंपाउंड है उससे हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पहुँच गए हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली ये होता है कि उसके अंदर जो पॉजिटिव आयन मतलब केटाइन और नेगेटिव आयन मतलब एनाइन के अंदर एक चीज़ जो होगी, मतलब फॉर एग्जांपल केटाइन कह देता हूँ, एक कम्प्लेक्स होगा, बड़ा आयन होगा, और एक जो होगा फॉर एग्जांपल दूसरा जो है एनाइन जो है वो क्या होगा, सिंपल होगा। दूसरा उलट केस भी हो सकता है, मतलब नेगेटिव आयन कम्प्लेक्स होगा और पॉजिटिव आयन क्या होगा, हमारे पास सिंपल होगा। दोनों केस में हो सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने इसके जो स्टडी करनी है वो कंपोनेंट्स को मेनली स्टडी करना है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर दो चीज़ें मौजूद होगी, वन कम्प्लेक्स आयन एंड अदर जो है वो कौन सा होगा, सिंपल आयन। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमारे पास क्या होगा, एक कम्प्लेक्स आयन होगा और दूसरा क्या होगा, सिंपल आयन होगा। तो हम कोई सी भी एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल K4 Fe6। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉजिटिव जो है हमारे पास सिंपल है, पोटाशियम है। ठीक है। तो क्या है, पॉजिटिव जो है वो सिंपल है, ये 4 पॉजिटिव आयन बनेंगे और यहाँ पर जो चार्ज आएगा FeCN6, और यहाँ पर अगर हम देखें तो Cn पर एक पर होता है -1। ठीक है जी। तो यहाँ पर कितना है, -6, और यहाँ पर है +2, तो बाहर क्या बचेगा, -4। ठीक है जी। आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं इस ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो चार्ज है, आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि सिंपल आयन के हम देखेंगे कि कितना चार्ज है। अब एक पर पोटाशियम पर कितना होता है, +1, और 4 पर कितना हो जाएगा, +4। तो इसका क्या आएगा, -4। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज आएगा उसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैसे कहते हैं, ये भी हम सारे कंपोनेंट्स के अंदर देखेंगे इसको। अच्छा जी। तो ये -6 आ गया है। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ पर +2 और यहाँ पर -4 हो गया। अब -4 वाला जो नेगेटिव है, ठीक है जी, एनाइन। अब एनाइन जो है वो क्या है, कम्प्लेक्स है, एनाइन कम्प्लेक्स है, और जो केटाइन है वो क्या है, सिंपल है, केटाइन सिंपल। क्लियर हो जाएगी बात। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि केटाइन जो है वो क्या है, सिंपल है, और एनाइन जो है वो कम्प्लेक्स हो गया है। क्लियर हो जाएगी बात। अब यहाँ पर दूसरा केस भी हो सकता है, मतलब उसके अंदर क्या होगा कि एनाइन जो है वो क्या होगा, सिंपल होगा, और केटाइन जो है वो क्या होगा, कम्प्लेक्स होगा। ठीक है जी। तो उसकी कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास एग्जांपल आ गई है CuNH3 का फ्राइज, और साथ भी क्या है, SO4। ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सल्फेट जो है वो अलग आयन है, और ये वाला जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला है वो अलग आयन है। तो सल्फेट को अगर हम देखें तो सल्फेट पर क्या आएगा, -2 चार्ज। अब ये क्या है, सिंपल एनाइन है। यहाँ पर जो एनाइन था वो कम्प्लेक्स था। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो +2, और अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता तो यहाँ पर आ जाएगा +2। ठीक है जी। तो जो कम्प्लेक्स है CuNH3 का फ्राइज, और यहाँ पर क्या आ रहा है, +2 आ रहा है। तो जो पॉजिटिव वाला है वो क्या है, केटाइन सिंपल,
और ये वाला जो है एनाइन कम्प्लेक्स। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके हैं, मैंने आपको बताया है कि वन कम्प्लेक्स होगा और दूसरा क्या होगा, सिंपल होगा। वो केटाइन सिंपल और एनाइन कम्प्लेक्स वाला भी हो सकता है, वो केटाइन सिंपल और एनाइन कम्प्लेक्स वाला भी हो सकता है। सॉरी, ये केटाइन जो है वो क्या है, कम्प्लेक्स है, और एनाइन जो है वो क्या है, सिंपल है। ठीक है जी, दो उलट केसेस हमने वाइस वर्सा में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो हमने इसके डिस्कस करने हैं वो इसके पॉइंट्स को डिस्कस करने हैं, इसके कंपोनेंट्स को, कि इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद होते हैं। हम एक या दोनों ही कोऑर्डिनेशंस फिर दोबारा लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। एक हमारे पास मौजूद थे K4 FeCN का 6 साइज, ठीक है जी, और दूसरी जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद थी वो क्या थी, CuNH3 का फ्राइज, और बाहर जो हमारे पास मौजूद था वो सल्फेट मौजूद था। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आता है वो है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, वो स्पीशी जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ी होती है, ये है हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है जी, वो स्पीशी जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है उसको हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सी स्पीशी मौजूद है, साइनाइड आयन, और यहाँ पर अमोनिया मौजूद है जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या हुआ है, डायरेक्टली अटैच है। तो यहाँ पर हमारे पास लिगेंड कौन से होंगे, हमारे पास साइनाइड आयन होंगे, ठीक है जी, और अमोनिया होगा। क्लियर हो जाएगी बात। मैं इन एग्जाम्पल से ही आपको, दो एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता चला जाऊंगा। ठीक है जी, दूसरा जो हमारे पास मौजूद है वो क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम या आयन, कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, अब सेंट्रल मेटल आयन जो है वो कौन सा होगा, जिसके साथ लिगेंड अटैच होंगे, जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम कहेंगे। ठीक है जी, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि Fe है हमारे पास। अब ये साइनाइड आयन के साथ इस तरह बॉन्ड बनाएगा। साइनाइड जो है इधर भी लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इधर भी और इधर भी, मतलब हर तरफ से 6 जो साइनाइड हैं वो 6 लोन पेयर डोनेट कर रहे होंगे। तो जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा होगा उसको हम कहेंगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन, और जो कि लोन पेयर को डोनेट कर रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे पास लिगेंड मौजूद है। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। तो ये हमारे पास दो चीज़ें हो गई है। अब यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है दो ही हैं, कौन कौन से, इसके अंदर Fe है और यहाँ पर क्या है, Cu। ठीक है जी, कॉपर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास तीसरा जो इसका पॉइंट बन जाएगा वो ये है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड जो मिलकर आपस में बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सेंट्रल मेटल आयन या एटम जो कुछ कह लें, प्लस हमारे पास क्या होगा, लिगेंड्स जो मौजूद होंगे उसको हम क्या कहेंगे, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। या सिंपल हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ होगी, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट भी उसके अंदर ही आएगी, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगी। अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या है, Fe साइनाइड आयन का 6 साइज, और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गई है। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या है, NH3 का फ्राइज, और ये हमारे पास क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गई है। ठीक है जी, क्लियर हो जाएगी बात। वो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो पॉजिटिव के लिहाज से भी हो सकती है, वो नेगेटिव के लिहाज से भी हो सकती है। यहाँ पर जो है पॉजिटिव के लिहाज से है और यहाँ पर नेगेटिव के लिहाज से है, मतलब साइनाइड पर क्या है, -6, और यहाँ पर +4 आ जाएगा +2 की वजह से, और यहाँ पर +2 है तो इधर 0 है तो +2 आ जाएगा। तो वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो पॉजिटिव के लिहाज से भी हो सकती है और नेगेटिव के लिहाज से भी हो सकती है। क्लियर हो जाएगी बात। अब जो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, थर्ड पॉइंट हो गया है, तो फोर्थ पॉइंट क्या है, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। चार्ज ऑन
कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है जी, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब कि जो स्फीयर है उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। वो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि दो तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप लिगेंड और मेटल का आपस में रिलेशन बनाएं कि कैसे रिलेशन बन रहा है। फॉर एग्जांपल साइनाइड है, अब साइनाइड के पास 6 नेगेटिव है और Fe के पास पॉजिटिव 2 है, तो 6 नेगेटिव पॉजिटिव 2 के साथ अगर मिलेंगे तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से 4 नेगेटिव बच जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, 4 पॉजिटिव का आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात, 4 नेगेटिव का आ जाएगा, सॉरी। ठीक है जी, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो अमोनिया पर कोई चार्ज नहीं होता और कोबाल्ट कॉपर पर हमारे पास जो चार्ज होता है पॉजिटिव 2 होता है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर ही चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव 2 आएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का एक तरीका तो ये है कि आप सेंट्रल मेटल एटम या आयन और साथ में हमारे पास जो लिगेंड मौजूद है उसके साथ आप रिलेशन बनाएंगे और साथ में हम चार्ज निकाल देंगे। ठीक है जी। और दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास जो सिंपल एटम है या आयन है तो उसको हम देखेंगे, उसके साथ हम रिलेशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है, पोटाशियम मौजूद है और पोटाशियम के कितने आयन्स मौजूद है, 4। ठीक है जी। तो 4 अगर बाहर पॉजिटिव है तो यहाँ पर अगर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, तो न्यूट्रल कैसे होंगे, अगर पॉजिटिव आयन जितने हैं उतने ही क्या होंगे, नेगेटिव आयन्स होंगे, या जितना पॉजिटिव चार्ज मौजूद है उतना ही नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। यहाँ पर अगर 4 पॉजिटिव चार्ज मौजूद है तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, -4 ही आंसर आना चाहिए। ठीक है जी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सल्फेट जो है उस ये सिंपल आयन है और सिंपल आयन पर अगर हम देखें तो सल्फेट पर -2 का चार्ज होता है। तो अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +2 का चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर आप 2 तरीके से मालूम कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के साथ आप रिलेशन बना सकते हैं या सिंपल आयन से हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दोनों तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चार्ज मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। और आगे जो हमने देखना है वो क्या देखना है कि चिलेट्स को देखना है हमने। ठीक है जी। चिलेट्स को ही देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर रह गया है एक पॉइंट, क्या रह गया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5th पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद हम देखेंगे चिलेट्स को। अच्छा जी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, अभी मैंने आपको बताया कि जो लिगेंड्स है उसको क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं। बाज़ अक्सर औकात क्या होता है कि एक लिगेंड एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है, लेकिन बाज़ औकात क्या होता है कि एक जो लिगेंड है वो 2 लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है, वो 3 भी कर सकता है, वो 4 भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि उसके पास कितने लोन पेयर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ प्लाटीनियम की, प्लाटीनियम। ठीक है जी। अब प्लाटीनियम पर अगर हम ऑक्सलेट के आयन गिराते हैं, यहाँ पर भी ऑक्सलेट का एक आयन है और यहाँ पर भी ऑक्सलेट का एक आयन मौजूद है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक ऑक्सलेट के पास 2 लोन पेयर मौजूद है, यहाँ पर भी 2 नेगेटिव आयन या 2 लोन पेयर मौजूद है। ठीक है जी। तो यहाँ से भी क्या करेगा, ये लोन पेयर को डोनेट करेगा और यहाँ से भी लोन पेयर को डोनेट करेगा, यहाँ से भी लोन पेयर को डोनेट करेगा और यहाँ से भी लोन पेयर को डोनेट करेगा। ठीक है जी। तो 2 जगह से भी लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं और एक जगह से भी लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। जहाँ से एक जगह से कर रहे हैं वहाँ तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने लिगेंड्स को गिन लेना है और वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब यहाँ पर कितने साइनाइड आयन है, सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ही उसका क्या होगा, एक एक करके हमारे पास 6 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब यहाँ पर लिगेंड्स कितने हैं, 4 हैं और एक एक लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो 4 ही होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 ऑक्सलेट आयन है, लेकिन ये डोनेट जो लोन पेयर कर रहे हैं वो 4 कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। क्लियर हो जाएगी बात। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि लिगेंड जो है वो कितने लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम या आयन को डोनेट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा।
ठीक है जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर भी कितना है 4 है। क्लियर हो जाएगी बात। अब जो छठा पॉइंट है वो क्या है, चिलेट्स। चिलेट्स भी क्या देते हैं, बाज़-औक़ात किलेट्स भी क्या देते हैं, जैसे आपने पढ़ना है, आपकी मर्जी है, स्पेलिंग आनी चाहिए बस। ठीक है जी। तो चिलेट्स क्या होते हैं, चिलेट्स ये होते हैं, बाज़-औक़ात क्या होता है कि लिगेंड जो है वो मोनोडेंडेट होने की बजाय बाइडेंडेट हो जाते हैं, ट्राइडेंडेट हो जाते हैं। बाइडेंडेट या ट्राइडेंडेट होते क्या है, मोनोडेंडेट होते क्या हैं, लॉन पेयर जितने डोनेट करता है कोई भी लिगेंड वो उतने ही डेंडेट होता है। अब यहाँ पर एक लॉन पेयर डोनेट कर रहा है तो मोनोडेंडेट। अब यहाँ पर 2 ऑक्सिलेट जो है 2 लॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो ये क्या होगा, बाइडेंडेट होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई 3 जो है हमारे पास लॉन पेयर को डोनेट करता है तो वो क्या होगा, ट्राइडेंडेट होगा। ठीक है जी। अब बाइडेंडेट या ट्राइडेंडेट मतलब जब लिगेंड एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 जितने भी लॉन पेयर डोनेट करेगा तो क्या करेगा, वो साइकिल बना लेगा। ठीक है जी, साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर बना लेगा। अब रिंग स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बन जाएगा, उनको हम क्या कहेंगे, चिलेट्स कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। चिलेट्स हम किसको कहेंगे कि बाज़-औक़ात लॉन पेयर जो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा लॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं। बाज़-औक़ात लिगेंड जो है वो एक से ज़्यादा लॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो रिंग स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उस जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको फिर हम क्या कहते हैं, चिलेट्स कहते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। अब जो 7वां पॉइंट जो है वो हमने पहले ही पढ़ लिया है अभी। 7वां पॉइंट हमने पढ़ना था कि मोनोडेंडेट और बाइडेंडेट में क्या फ़र्क है, मोनो और बाइडेंडेट में क्या फ़र्क है। मोनोडेंडेट और बाइडेंडेट में अभी मैंने फ़र्क समझाया है कि अगर लिगेंड एक लॉन पेयर को डोनेट कर रहा है तो मोनोडेंडेट है, और अगर 2 को कर रहा है तो बाइडेंडेट है, अगर 3 को कर रहा है तो ट्राइडेंडेट है। मतलब जितने लॉन पेयर वो सेंट्रल मेटल एटम या आयन को देगा वो उसका क्या कहलाएगा, डेंडेट कहलाएगा। मोनो, डाई, ट्राई जैसे आप कर सकते हैं इसको। ठीक है जी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमने पढ़ा है कि सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन को देखा था कि एक जो है सिंपल होगा और एक कम्प्लेक्स होगा। चाहे वो कैटाइन सिंपल और एनाइन जो है कम्प्लेक्स हो सकता है, वो कैटाइन कम्प्लेक्स और एनाइन क्या हो सकता है, सिंपल हो सकता है। ठीक है जी। उसके बाद लिगेंड के बारे में बात की कि सेंट्रल मेटल एटम को जो लॉन पेयर डोनेट कर रहे होंगे जो कि सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच होंगे उसको हम क्या कहेंगे। अब यहाँ पर साइनाइड आयन और यहाँ पर क्या है, अमोनिया है। ठीक है जी। तो ये हमने लिख लिया है। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रल मेटल एटम या आयन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम और साथ में जो लिगेंड मौजूद है उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। या दूसरी तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ है उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ है सारों को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे। ठीक है जी। चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम 2 तरीके से मालूम कर सकते हैं। एक तो हम लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम की आपस में रिलेशन बना सकते हैं कि इस पर कितना चार्ज है, इस पर कितना चार्ज है, और लास्ट में ओवरऑल रिजल्ट इधर आ जाएगा, नेट चार्ज। और दूसरा जो हम कर सकते हैं वो क्या है कि सिंपल आयन से हम चार्ज निकाल लेंगे और जो आएगा उसके अपोजिट हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे डाल देना है। अब यहाँ पर सिंपल पे कितना है, +4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। ठीक है जी। और जो 5th पॉइंट हमने डिस्कस किया वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को लिगेंड कितने लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, लॉन पेयर, ठीक है जी, कितने डोनेट कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऑक्सलेट 2 यहाँ से कर रहा है, 2 यहाँ से कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है जी। चिलेट्स क्या होते हैं कि बाज़-औक़ात जो लिगेंड है वो एक से ज़्यादा क्या करते हैं, लॉन पेयर को डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, चिलेट्स कहते हैं। और मोनो बाइडेंडेट क्या होता है कि बाज़-औक़ात लॉन पेयर जो है 2 या 2 से ज़्यादा भी एक लिगेंड डोनेट कर सकता है। तो 2 या 2 अगर 1 करेगा तो क्या होगा, वो मोनोडेंडेट होगा, अगर 2 करेगा तो बाइडेंडेट, अगर 3 हो गए तो ट्राइडेंडेट, और इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये था हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसके कंपोनेंट्स। आगे जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही हमने नोमेनक्लेचर को देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये जो हमारे पास कंपाउंड है उसका हम नाम कैसे लिख सकते हैं, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।